पुरानी दिल्ली की रात की हवा में डर घुला हुआ था। तुर्कमान गेट के निवासियों के लिए नींद एक लग्जरी थी। हर रात वे उस भयानक दस्तक का इंतजार करते थे, वो संकेत कि कोई राज्य की मशीनरी में गायब हो जाएगा। आज रात वो अहमद था, एक दुकानदार जिसने सिर्फ तोड़फोड़ की शिकायत की थी। कोई वारंट नहीं, कोई कारण नहीं, बस आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम, अत्याचार के लिए एक खाली चेक। प्लीज दया करो, इसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अहमद के परिवार ने गुहार लगाई, लेकिन पुलिस टस से मस नहीं हुई। उसे पूछताछ के लिए जरूरत थी। सब जानते थे कि इसका मतलब न्याय नहीं बल्कि टॉर्चर था। पड़ोसियों ने दहशत में देखा, जानते हुए कि आवाज उठाना खुद के गायब होने का जोखिम था। जीप तेजी से निकल गई, अहमद के परिवार को खामोशी और डर में छोड़ गई। ये हर जगह हो रहा था। छात्र, यूनियन लीडर, किसान, आम लोग सरकारी फाइलों में सिर्फ नंबर बन गए थे। इमरजेंसी 25 जून 1975 को घोषित की गई थी, जो भारत के लोकतंत्र पर एक सोची समझी हमला थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान को निलंबित कर दिया, स्वतंत्रता के वादे को रातों रात बुझा दिया। आधी रात की दस्तक पहला संकेत था, राज्य शिकारी बन गया था, उसके नागरिक शिकार। हवा अब आजाद नहीं थी, वह गायब हुए लोगों की फुसफुसाहट से भरी हुई थी। इस तरह भारत अपने सबसे डरावने अध्याय में दाखिल हुआ। डर की मशीनरी शुरू हो चुकी थी। इमरजेंसी की घोषणा ऑल इंडिया रेडियो पर की गई थी, लेकिन इसकी जड़ें गहरी थीं। इंदिरा गांधी का चुनाव मैल प्रैक्टिस के कारण अमान्य कर दिया गया था। विपक्ष के नेता जयप्रकाश नारायण ने क्रांति का आह्वान किया। सरकार ने गुप्त योजनाओं और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के साथ जवाब दिया। विपक्ष, कार्यकर्ता, पत्रकार सभी मीसा के तहत पकड़ लिए गए। अखबारों को चुप करा दिया गया, अधिकार निलंबित कर दिए गए, अदालतें पावरलेस हो गईं। आधिकारिक कहानी, भारत खतरे में था। सच्चाई, एक नेता के करियर को बचाने के लिए लोकतंत्र की बलि दी गई। रातों रात आजादी की जगह डर ने ले ली। इमरजेंसी की जेलें राज्य के सबसे क्रूर प्रयोगों का केंद्र बन गईं। सबसे कुख्यात संजय गांधी के नेतृत्व में जबरन नसबंदी। मोबाइल कैंपों ने गरीब और हाशिए पर रहने वालों को निशाना बनाया, अक्सर बंदूक की नोक पर। उन्होंने मुझे पकड़ रखा था, मैं चीखी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने मुझे 20 रुपये दिए और घर जाने को कहा। संक्रमण, मौतें और म्यूटिलेशन इसके बाद हुए। महिलाओं को भी मजबूर किया गया, राशन या आवास खोने की धमकी दी गई। यह कार्यक्रम पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन था। आपका शरीर अब आपका अपना नहीं था। यहां तक कि राजनीतिक कैदियों को भी निशाना बनाया गया, असहमति के लिए दंडित किया गया। यह कोई रोग एक्शन नहीं था, यह राज्य की नीति थी जो ऊपर से लागू की गई थी। इमरजेंसी की क्रूरता व्यवस्थित थी, आकस्मिक नहीं। कानून उलट दिया गया, पुलिस शिकारी बन गई, टॉर्चर रूटीन हो गया। रोलर ट्रीटमेंट ने पीड़ितों को जीवन भर के लिए अपाहिज कर दिया। केरल के एक छात्र पी राजन का मामला सबसे अलग है। गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया, गायब कर दिया गया। उनके पिता की खोज ने सच्चाई का खुलासा इमरजेंसी खत्म होने के बाद ही किया। पूरे भारत में गायब होने और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की संख्या बढ़ गई, खासकर नक्सल विरोधी अभियानों में। हमें असहमति को कुचलने के लिए कहा गया था। एमआईसा हमारी ढाल थी। अगर कोई मर जाता था तो हम इसे मुठभेड़ कहते थे। ये अलग थलग कार्य नहीं थे, बल्कि राज्य के आतंक की एक डिलिबरेट स्ट्रेटजी थी। पीड़ितों को अक्सर गुप्त रूप से जलाया जाता था, परिवार लिम्बो में छोड़ दिए जाते थे। राज्य जज, झूरी और झल्लाद था। हिंसा व्यवस्थित थी, उच्चतम स्तरों से स्वीकृत थी। भारत की कानूनहीन भूमि एक शिकारगाह बन गई थी। इमरजेंसी के केओस ने संगठित अपराध, खासकर मानव तस्करी को सक्षम किया। बड़े पैमाने पर डिमोलिशन ने हजारों लोगों को विस्थापित किया। बच्चे गायब हो गए, महिलाओं को वेश्यालयों में लुभाया गया, लड़कों को मजदूरी के लिए मजबूर किया गया। हमने कुशलता से काम किया, अक्सर अधिकारियों की स्वीकृति से। राज्य जिसे रक्षा करनी थी वह कॉम्प्लिसिट या इंडिफरेंट था। माया की कहानी, एक लड़की जिसे उसका घर बुलडोजर से गिराने के बाद तस्करी में खो गई थी, अनगिनत बार दोहराई गई। ये अपराध जवाबदेही के वैक्यूम में फले फूले। इमरजेंसी सिर्फ राजनीतिक संकट नहीं थी, बल्कि एक नैतिक कैटास्ट्रोफी थी।
हमें कभी नहीं पता था कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया या कितने समय के लिए। उम्मीद दिखाई जाती थी, फिर छीन ली जाती थी। गार्डों ने भावनाओं में हेर फेर किया, पीड़ा को गहरा करने के लिए परिवारों के बारे में झूठ फैलाया। भावनात्मक ब्लैकमेल अक्सर शारीरिक टॉर्चर से ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रतिरोध तोड़ता था। हम में से कई जेल से हमेशा के लिए बदल गए, हॉन्टेड, एंग्शियस, भरोसा करने में असमर्थ। रिहाई के बाद भी ट्रॉमा लंबे समय तक रहा। राज्य ने सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि आत्माओं पर भी कब्जा कर लिया था। घाव अदृश्य थे लेकिन वास्तविक थे। नैरेटर, मीडिया ग्रुप, इनविजिबल वुंड्स कंसेप्ट with close up on sad eyes, intense photo of person touching scarred skin in dim light, gritty image of hand pressed against cell wall is stalker distribute equally। इमरजेंसी की जेलें सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि दिमाग को तोड़ने के लिए डिजाइन की गई थी। एकांत कारावास, सेंसरी डेप्रिवेशन और अनिश्चितता ने कैदियों को निराशा की ओर धकेल दिया। इमरजेंसी के बाद हम में से कुछ ने कन्फेशन किया। हमने अपनी कॉन्शियंस को इमरजेंसी मानसिकता को सौंप दिया था। गिरफ्तारी के लिए सूचियां आर्बिट्रेरी थी, अक्सर व्यक्तिगत स्कोर तय करती थी। हमने आदेश टाइप किए, यह जानते हुए कि कई निर्दोष थे, लेकिन हमारा काम आज्ञा का पालन करना था। मंत्रालय डर और महत्वाकांक्षा पर चलते थे। रिजीम के प्रति निष्ठा को पुरस्कृत किया जाता था। नैतिकता एक लायबिलिटी थी, कंप्लिसिटी प्रमोशन का एक रास्ता। क्या मुझे दोषी महसूस होता है? हर दिन हमने खुद से कहा कि हम सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे थे, लेकिन यह एक बहाना है। हमने कॉन्शियंस पर कंफर्ट को चुना। यही सबसे बदसूरत सच्चाई है। इमरजेंसी का पहला शिकार सच्चाई थी। प्रेस को चुप करा दिया गया था, बिजली काट दी गई, सेंसरशिप लगा दी गई, असहमति वाले शब्द मिटा दिए गए। अखबार प्रचार के उपकरण बन गए। खाली जगहें जो कभी मौन विरोध थीं, उन्हें आउटलॉ कर दिया गया। संपादकों को गिरफ्तार किया गया या मजबूर किया गया। सरकार ने समाचार एजेंसियों पर कब्जा कर लिया। फिर भी कुछ ने वापस लड़ाई लड़ी। भूमिगत समाचार पत्र वर्जित खबरें फैलाते थे। साधना और भूमिपुत्र जैसे प्रकाशन प्रतिरोध के लिए जीवन रेखा बन गए। जर्नलिस्टों ने सच्चाई बताने के लिए गिरफ्तारी का जोखिम उठाया। सार्वभौमिक धोखे के समय में सच्चाई बताना क्रांतिकारी था। ये अंधेरे में मोमबत्तियां थीं। जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई, कुछ कैदी कभी वापस नहीं लौटे, जैसे स्नेहलता रेड्डी, अभिनेत्री और कार्यकर्ता। जॉर्ज फर्नांडिस के लिए चारा के रूप में गिरफ्तार की गई। उन्हें जेल में अस्थमा के लिए चिकित्सा देखभाल से मना कर दिया गया। 8 महीने बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। बहुत देर हो चुकी थी। 5 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु को कस्टोडियल मर्डर के रूप में देखा गया, निग्लेक्ट द्वारा एक धीमी सफोकेशन। किसी को भी जवाबदेह नहीं ठहराया गया। उनकी फाइल अनसुलझी बनी हुई है। उनकी जैसी कितनी कहानियां दफन है। खामोशी इमरजेंसी की सबसे डिस्टर्बिंग लेगेसी है। उन दिनों की गूंज आज भी सत्ता के गलियारों में गूंजती है।